नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुग्भयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जनौकां दददमृतघटम् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्रम् शुकपरिविलसनं मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसश्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदमिव प्रोहदावाग्निलीलम् प्रोहदावाग्निलीलम् प्रोहदावाग्निलीलम्। तो लास्ट टाइम हमारा तोय वर्ग जो है वो कंप्लीट हो चुका था, द्रव द्रव्य विज्ञानी अध्याय में इसका। नाउ वी विल स्टार्ट विद दुग्ध वर्ग। ये जो 5 वर्ग, इसमें जो द्रव्य के जो दिए हुए हैं उसमें से फर्स्ट वाज तोय वर्ग, जिसमें अलग अलग प्रकार के जल का वर्णन था। और अब इस वर्ग में, दुग्ध वर्ग में, अलग अलग प्रकार के जो दुग्ध है, स्त्री दुग्ध, गो दुग्ध, महिष दुग्ध, उसका वर्णन है। तो उसके बारे में अब हम देखेंगे। गव्यम महिषमाजं च कारभं स्त्रैणमाविकम् एवमैकशखं चेति क्षीरमष्टविधं मतम्। जो दूध है वो 8 प्रकार का दूध, गव्य गोदुग्ध, महिष मीन्स भैंस का दूध, आज अजा मीन्स बकरी का दूध, कारभम मीन्स ऊंटनी का दूध, देन स्त्रैणम मतलब स्त्री का दूध, आविक मतलब भेड़ का दूध, एवं एकशफम हाथी का दूध, और एक शफ वाली जो घोड़ा होता है, घोड़ी, उसका दुग्ध। तो इस प्रकार के 8 दूधों का वर्णन ये जो दुग्ध वर्ग है यहाँ पर आया हुआ है। नेक्स्ट, स्वादे पाक रसम स्निग्धम ओजस्सम धातु वर्धनम वात पित्त हरम वृषम श्लेष्मलम गुरु शीतलम प्रायः पयः। तो ये जितने भी दूध का वर्णन, ये जो 8 प्रकार के जो दूध यहाँ पर बताए हुए हैं, तो इनका, ये सारे के सारे दूधों का जो साधारण लक्षण है, मीन्स ये जो प्रॉपर्टीज यहाँ पर जो दिया हुआ है, वो ये सभी दूधों में बेसिकली होता है, बट नॉट नेसेसरी कि ये जो प्रॉपर्टीज है वो सारे के सारे दूधों में देखने को मिलेगा। दैट्स वाई यहाँ पर जो आचार्य है उन्होंने प्रायः ये शब्द यूज किया है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो लक्षण दिए हुए हैं, जैसे स्वादुपाक रसम, स्निग्धम, धातुवर्धनम, ये कोई कोई दूध में ये लक्षण देखने को ना मिले। सो दैट्स वाई आचार्य हैज यूज्ड द वर्ड प्रायः। सो स्वादे पाक रसम, स्वादे ये जो है ये एक वचन नहीं है, ये द्विवचन। मतलब क्या कि जितने भी दूध है उनका पाक मीन्स विपाक और रस, ये दोनों है स्वादु होता है, इस मधुर रस और मधुर विपाक। यहाँ पर मधुर रस है तो उसका विपाक मधुर ही होने वाला है, ये ऑलरेडी आचार्य ने बताया हुआ है। बट स्पेसिफिकली स्वादे पाक मीन्स विपाक भी मधुर है, ये बताने का रीजन ये है कि वो एक्सटेंट अमाउंट में उसका जो विपाक है वो मधुर होगा। स्निग्धम, स्निग्ध गुण का है। ओजस्यम धातु वर्धनम, ओज बढ़ाने वाला, शरीर की जो धातुओं का वर्धन है वो करने वाला। वात पित्त हर, जो 3 दोष है उसमें से वात पित्त, ये 2 दोषों का नाश करने वाला। वृषम श्लेष्मलम गुरु, वात पित्त का नाश करने वाला है और श्लेष्मा को बढ़ाने वाला है। वृष्य है, वृष्य मीन्स कि शरीर का जो शुक्र धातु है उसका भी है। यहाँ पर धातु वर्धन ये वर्ड यूज करने के बाद में उन्होंने फिर से वृष्य ये वर्ड यूज किया हुआ है। तो इसका मतलब कि सारे जो भी धातु है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये सारी धातुओं का वर्धन करेगा। लेकिन स्पेसिफिकली ये वृष्य काम जो है, शरीर में हर्षण लाना, शुक्र का जो काम है शरीर में हर्षण लाना किसी भी चीज के लिए, not only for sex, not only for mating प्रक्रिया, but for everything, whatever you are doing, जिसमें भी
एक हर्षण, कोई भी क्रिया आप कर रहे हैं, आपके डेली रूटीन का आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसमें हर्षण, एक एक्साइटमेंट होना, ये जो है ये भी दूध की वजह से होता है। श्लेष्मलम गुरु शीतलम, गुरु है और शीतलम, शीतल गुण का है, ठीक है। इसका जो वीर्य है वो शीत है, प्रायः पयः, ओके। अब ये जो दूध है, सी, ये सारे के सारे धातुओं का वर्धन तो करेगा ही। यहाँ पर जब हम लोग ये देखते हैं कि दूध जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, ओके, मीन्स अपने जो धातु है, शरीर के जो 7 धातु है उसमें से रस, रक्त, मांस में रस्सी, मज्जा, शुक्र, इसमें से रस और रक्त, ये जो 2 है ये लिक्विड फॉर्म में है। बाकी की जो धातु है उसमें कहीं ना कहीं पर घनता आ जाती है, उसमें पृथ्वी महाभूत का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। सो बेसिकली दूध जो है स्टार्टिंग की जो 2 धातु है, रस और रक्त, इस पर सबसे ज्यादा काम करने वाला है, ओके। नेक्स्ट, अत्र गव्यम तु जीवनियम रसायनम, शतक्षीण हितम मेदम बल्यम स्तन्यकरम सरम, श्रम भ्रम मद लक्ष्मी श्वास कासाति त्रोटक शुदः, जीर्ण ज्वरम मूत्र कृचम रक्तपित्तम च नाशयेत, ठीक। यहाँ पर अत्र मीन्स अब उन्होंने साधारण लक्षण बता दिया है। नाउ अत्र मीन्स अभी नेक्स्ट जो है वो गव्यम, गव्य गोदुग्ध के बारे में बताते हैं। गोदुग्ध के बारे में बताते समय ये जीवनीय है, रसायन कर्म करने वाला है। सी, अब जब हम धातुओं का कर्म देखते हैं तो उसमें रस का काम जो है प्रीणन करना, रक्त का जो काम है वो तर्पण करना, सॉरी, रक्त का जो काम है वो जीवन करना। तो यहाँ पर जीवनीय गुण का मीन्स ये जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि रस और रक्त के ऊपर जाने वाला ये ज्यादा अच्छा है। तो रसायन कर्म मीन्स क्या, शुक्रांतानम परम स्मृतम, मीन्स ये जो है सारे के सारे धातुओं पे काम करेगा। रसायन मीन्स वो रस से लेकर शुक्र ओज तक ही काम करेगा, बट स्पेसिफिकली रक्त के ऊपर जाना जो है, रक्त के ऊपर जाकर शरीर का जीवन कर्म बढ़ाना, ये जो है इससे बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। इस वजह से यहाँ पर उन्होंने रसायन के साथ में सबसे पहले उन्होंने जीवन लिया, जीवन कर्म बढ़ाने वाला। जहां पर भी आपका जीवन कर्म कम हो रहा है, आपका किसी भी चीज में एफिशिएंसी कम हो रहा है, आपका लाइफ का एफिशिएंसी कम हो रहा है, एफिकेसी कम हो रहा है, सो ऐसे सारी जगह पर अगर आप गोदुग्ध यूज करते हैं तो आपका जो जीवन कर्म है वो बढ़ता है। इवन शरीर के हर एक सेल्स का जीवन बढ़ाना, उसका जो लॉन्गेटिविटी है, उसका जो सेल लाइफ पीरियड है, तो वो बढ़ाना, ये जो है ये गाय का दूध जो है वो कर सकता है। इस वजह से यहाँ पर जीवन जो है ये वर्ड आया हुआ है। इस गार्गिल सर जो है वो काफी सारे पेशेंट में जहाँ पर भी अ, मतलब शरीर के धातुओं का बहुत ही ज्यादा क्षय हो जाता है, धातु पाक ज्यादा हो रहा है, तो ऐसी सब जगह पर वो जो है पेशेंट को दूध का सेवन करने के लिए बोलते हैं। कैंसर की काफी पेशेंट को या फिर लिवर सिरोसिस के जो पेशेंट है, उधर की जो पेशेंट है, उन लोगों को दूध पर ही रखा जाता है। दूध पर रखना मतलब क्या कि प्यास लगे या फिर भूख लगे, आपको सिर्फ और सिर्फ दूध का ही सेवन करना है। तो ये दूध का सेवन किस तरीके से किया जाता है, तो आपको जब दूध पीने के लिए बोला है तो आपने जैसे बच्चों को देखा रहेगा, छोटे बच्चे दूध कैसे पीते हैं कि अगर जब स्तन्यपान चालू है तो वहां पर जो स्तन है वो उसमें मुंह लगाकर वो धीरे 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 बस वो दूध जो है वो चूसते रहता है। थोड़े बड़े होने के बाद में जब उनका स्तन्यपान छूटता है, जब वो क्षीर अन्नाद अवस्था में होते हैं कि जहाँ पर वो दूध भी ले रहे हैं और अन्न भी ले रहे हैं, तो वहां पर भी हम जब उनको दूध पिलाते हैं तो इधर आप स्पून से कि उनको पिला रहे हैं दूध या फिर ग्लास से, कप से, आप जैसे भी दूध पिलाते हैं तो सिप बाय सिप दूध पीते हैं। सो इन द सेम वे जब हम बड़ों को मीन्स जब हम एडल्ट एज में, टीन एज में या फिर ओल्ड एज में जब हम किसी को दूध पीने के लिए बोलते हैं तो हमें इसी तरीके से दूध जो है वो पीना चाहिए कि आपको सिप बाय सिप पीना है। आपने ग्लास में दूध ले लिया या फिर कप में आपने दूध ले लिया और ऊपर से एक ही बार में आपने पूरा का पूरा दूध फिनिश कर दिया, तो इस तरीके से दूध नहीं पीना चाहिए। दूध पीते समय आप उसको एक एक सिप बाय सिप आप उस दूध का सेवन कीजिए। तो इसका जो फर्क है, ये धातुओं के हर एक धातु पर जाकर क्रम वाइज उसका जो वर्धन करना, ये जो काम है वो जब आप उसको सिप बाय सिप पियेंगे तो उससे वो कर्म जो है वो दिखाई देता है। अगर आपने जस्ट उसको एक ही सिप में
पूरा 1 ग्लास दूध आपने फिनिश कर दिया, तो हर एक धातु के ऊपर जो उसका जीवन कर्म है, उसका जो वर्धन होना चाहिए, वो कर्म उतने अच्छे से नहीं दिखाई देता है। तो पूरा जैसे कि हम अन्न सेवन के जो नियम आचार्य ने बताए हुए हैं, उष्णमसनीयात, स्निग्धमसनीयात, तन्मना भुंजीत, अजल्पन, अहसन, नातिद्रुत, नातिविलंबित, ये सारे जितने भी रूल्स वहां पर भोजन अन्न सेवन के समय जो आचार्य ने बताए हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वो जो नियम है वो अन्न सेवन तक ही लिमिट ना रख के, हम पानी पीते हैं या फिर हम कोई भी लिक्विड डाइट लेते हैं, हम दूध पी रहे हैं, हम सूप पी रहे हैं, whatever you are taking in the form of food or liquid, all the time you have to take care of those जो भी नियम जो बताए हुए हैं, उसका आपको वहां पर फॉलो जो है वो करना चाहिए। तो कैसे कि अगर आप पानी भी पी रहे हैं तो पानी पीते समय भी आप आराम से एक जगह पर बैठ के ग्लास को मुंह लगाकर, या फिर बॉटल से अगर आप पी रहे हैं तो बॉटल को मुंह लगाकर सिप बाय सिप आपको पानी पीना है। ऐसी बॉटल से ऊपर से एक बॉटल पानी एक ही बार में पी लिया, अगर इस तरीके से हम पानी का सेवन करते हैं तो उससे प्यास जो है मतलब तृष्णा का शमन नहीं होता। वहीं पर जब आप दूध पीते हैं तो उसी तरीके से आप जब सिप बाय सिप पिएंगे, उसके ऊपर पूरा ध्यान लगाकर तन्मना भुंजित, आपका पूरा जो मन है उसके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट करके जब आप पिएंगे दूध, तो उसका जो फर्क है ये शरीर को जो भी फायदे बताए हुए हैं तो उस समय ही होने वाला है। इस वजह से दूध का सेवन उस तरीके से करना है। और प्लस अभी आप दूध किस तरीके का आप ले रहे हैं, मीन्स आप कौन सा दूध ले रहे हैं, गो दूध ले रहे हैं, महिष दूध ले रहे हैं, तो वो सबसे उसका जो फायदा है वो अलग अलग देखने को मिलता है। अभी गाय का दूध जब हम बोलते हैं तो यहाँ पर गाय के दूध के भी प्रकार आ जाते हैं, मीन्स A2 मिल्क जो है, A2 काउ मिल्क, या फिर अभी जैसे कि जर्सी गाय का दूध ही नॉर्मली लोगों को अवेलेबल होता है। तो जब आप दूध किसी को भी लेने के लिए बोलते हैं या फिर जब भी आप खुद ले रहे हैं, तो आपको उसका कितना फायदा चाहिए, मीन्स अगर कोई ऐसा इंसान है कि जो उसके लाइफ का एफिशिएंसी बहुत ही कम हो गया है, जैसे कि कैंसर पेशेंट है, लिवर सिरोसिस के पेशेंट है, उदर के पेशेंट है, तो ऐसे लोगों में आप जितने अच्छे क्वालिटी का दूध उनको लेने के लिए बोलेंगे, उतना उसका फायदा ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। तो काफी सारे आजकल वेबसाइट है कि जहाँ पर A2 काउ मिल्क मिलता है, तो ऐसी जगह से आप उनको काउ मिल्क लेने के लिए बोलिए। अभी जो जर्सी गाय का दूध होता है उसमें क्या होता है कि उसमें इंजेक्शन देके, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देके उनको एक ही बार में दूध का जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा होता है। तो ये दूध जो है वो शरीर में कफ बहुत ही ज्यादा बढ़ाने वाला होता है, बहुत ही ज्यादा गुरु होता है, पचने में बहुत ज्यादा गुरु होता है। तो इस वजह से इस प्रकार का जो दूध है वो शरीर में कफ ज्यादा बढ़ाएगा। तो मतलब काफी लोगों में जैसे कि बार बार सर्दी होना, फीवर आना, या फिर व्हाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम होना, तो ऐसे सब जो प्रॉब्लम है वो इवन ये जो जर्सी गाय का दूध है उस तरीके का लेने की वजह से उनमें देखने को मिलता है। तो उन लोगों में अगर हम लोग उस तरीके का दूध लेना बंद कर देंगे तो उसमें फायदा देखने को मिलता है। तो ये दूध जितना फायदा करने वाला है, अगर उस प्रकार का दूध आपको ना मिले, अगर वो एडल्ट्रेटेड रहेगा, तो उसका नुकसान जो है वो भी हमें देखने को मिल सकता है। तो इस वजह से आप दूध किस प्रकार का ले रहे हैं वो देखना चाहिए। और प्लस अगर मीन्स थोड़ा सा एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल कि आपको हमेशा A2 काउ का मिल्क अवेलेबल हो, ठीक है, मीन्स मुंबई पुणे वगैरह जैसी जगह पर आपको ऑनलाइन वगैरह आपने डाल दिया तो आपको घर पे लाके उसका डिलीवरी मिल जाता है, बट ऑल द टाइम दिस इज नॉट पॉसिबल। तो अगर आपके पास में तबेले का दूध है जहाँ पर आपको गाय जो है उसका दूध आपको फ्रेश मिल सकता है, तो वो बेटर ऑप्शन है। अगर तबेले में जो गाय है जहाँ पर उसका देसी गाय नहीं है, जर्सी गाय ही है, तो उसमें भी आप एटलीस्ट जितना दूध है उसी में पानी मिलाकर आप फिर उसको बॉईल करके फिर वो दूध का सेवन करें। अब दूध का सेवन करते टाइम पे उसमें पानी कितना मिलाना है, इसके ऊपर से भी अलग अलग जो है रेफरेंस आए हुए हैं कि उसमें जितना दूध है उतना ही पानी मिलाकर फिर इसको इतना उबालना है कि सिर्फ दूध बचे, फिर दूध जो है उसका हाफ अमाउंट में पानी मिलाकर उसको फिर बॉईल करना है कि सिर्फ दूध बचे। तो इस तरीके से सेवन करना जो है वो अलग अलग रेफरेंस इस तरीके से आए हुए हैं। तो उसमें अग्नि का संस्कार कितना हो रहा है उसके ऊपर से उसका जो गुण कर्म है वो बदल जाते हैं। जितना ज्यादा अग्नि का संस्कार होगा
उतना ज्यादा उसमें लघुता आ जाती है। तो उसके हिसाब से हमें सामने वाले में किस तरीके का कर्म अपेक्षित है, उसके ऊपर से हमें जो दूध है वो सेवन करने का जो नियम है वो बताना चाहिए। दिस इज अ वेरी बिग टॉपिक। इस दुग्ध वर्ग के बारे में भाव प्रकाश निघंटु में भी एक पूरा एक वर्ग जो है वो आया हुआ है, उसमें भी काफी अच्छा वर्णन जो है देखने को मिलता है, तो वो हम लोग लेंगे बाद में। अ, हम्म, शतक्षीण हितम मेदम बल्लम स्तन्य करम सरम। तो शतक्षीण की जिनका सर्दी खांसी ज्यादा टाइम है या फिर शतकास जैसे कंडीशन है, शरीर की जो धातु है वो क्षीण हो चुके हैं, तो इन सब में जो है ये शरीर के रोपण करने वाला शतकास या फिर जहाँ पर शतक हुआ है, क्षीण हुआ है, तो शरीर की धातु का वर्धन करने वाला व्रण जो है उसका रोपण करने वाला, इस प्रकार का कर्म जो है वो है देखने को मिलता है। मेध्य, अब ये जो दूध है वो मेध्य कर्म करना, तो मन के ऊपर इसका काम है। इस वजह से इवन हम ये भी देखते हैं कि गर्भिणी जो है, गर्भिणी का भी जहाँ पर एवरी मंथ वाइज जहाँ पर आहार का वर्णन आया हुआ है, तो वहां पर भी चतुर्थी दधना पंचमी पयसा, तो पंचम मास में दूध का सेवन का वर्णन आया हुआ है। बिकॉज सी पंचमे मनः प्रतिबुद्धतरम भवति, पंचम मास में मन का जो निर्माण जो है, मन की निर्मित होती है। सो एट दैट टाइम की आचार्य ने बोला है कि आपको पंचम मास में दूध का सेवन करना है। दूध का सेवन हम लोग को बेसिकली पूरे 9 मंथ्स में, जब प्रेग्नेंट लेडी को पूरे 9 मंथ्स में दूध का सेवन करना ही है, बट स्पेसिफिकली 5th मंथ में उन्होंने बोला है कि पंचमे पयसा, बिकॉज वहां पर मन के ऊपर जहाँ पर काम करना है, तो वहां पर उन्होंने दूध लेने को बोला है। तो दूध जो है वो मृद कर्म करने वाला। वैसे 6th मंथ में भी पयसा सरती मीन्स दूध और घी ये दोनों का सेवन करना है। तो यहाँ पर कैसे कि दूध षष्ठी बुद्धि ही, वहां पर बुद्धि का निर्माण हो रहा है, तो जहां पर भी आपको मन या फिर बुद्धि के ऊपर काम करना है, तो वहां पर आपको दूध का सेवन करने के लिए बोला है आचार्य ने। जैसे अगर हम अष्टांग हृदय का ही शारीरिक स्थान देखते हैं, तो वहां पर चेतना याश पंचमे मीन्स पंचम मास में आपका चेतना जो है वो निर्माण होता है। तो शरीर में जहाँ पर आपको चेतना लाना है, जान चली गई है, वहां पर आपको चेतना निर्माण करना है, तो इस तरीके से वहां पर दूध का वर्णन जो है वो आया है। तो दूध जो है वो इस प्रकार से मेध्य, तो जिन लोगों का मेध्य काम है मीन्स बुद्धि से रिलेटेड काम ज्यादा है, ऑक्यूपेशन जिस तरीके का है, लाइक डॉक्टर्स है या फिर लॉयर है, सीए है, तो जिन लोगों को लाइक उनके मेंटल वर्क ज्यादा है, तो ऐसे लोगों में उनको दूध का सेवन जो है वो ज्यादा करना चाहिए। बिकॉज जैसे कि आहार के द्वारा हम बॉडी का जो डिमांड है वो पूरा करते हैं, बट हमारा जो नरिशमेंट माइंड को मिलना चाहिए, तो वो माइंड के नरिशमेंट के लिए भी आपको उसी प्रकार का जो आहार है वो सेवन करना चाहिए। तो जैसे कि दूध लेना, बादाम लेना, अंजीर लेना, ये सब जो है जो आपके माइंड को नरिशमेंट देता है, तो इस तरीके का आपको आपके डाइट में इंक्लूड हमेशा रखना चाहिए। बल्य, बल्य है शरीर का बल, धातुओं का बल बढ़ाने वाला है। सरगुण का, ओके सरम, अब ये जो है ये शरीर की जो भी टॉक्सिन्स है, धातुओं का जो भी मल है उसको सरगुण से बाहर निकालने वाला, इस प्रकार का ये जो दूध है उसका कर्म है। अब अतिसार, अतिसार जहाँ पर आचार्य ने बोला है, तो अतिसार में हमने इसके पहले भी देखा कि मेडिसिन मतलब जहाँ भी चिकित्सा बताते टाइम पे वहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट कोई भी औषध नहीं बताया हुआ है, उन्होंने वहाँ पे सिर्फ आहार कल्पना दी है। यवागुण है या फिर खड़यूष है, इस तरीके का, या फिर सिद्ध जल है, इस तरीके का अतिसार में वर्णन आया हुआ है। ओके, फिर से जहाँ पर पक्व अतिसार या फिर प्रवाहिका का वर्णन करते, तो वहां पर आचार्य ने दूध लेने को बोला है। और फिर दूध लेने के लिए बोलते समय वो क्या बोलते हैं कि जो दूध है वो पुरुष का विबंध और प्लस शूल इसका नाश करने वाला है, तो वहां पर आपको दूध का सेवन करना है। तो ये जो दूध है वहां पर वो ग्रह जहां पर आपका विबंध हो जाता है, जब भी नूतन अवस्था है, अक्यूट अवस्था है अतिसार का या फिर प्रवाह का, तो वहां पर आपको वो यूज नहीं करना है। जब आपका जीर्ण अवस्था आ जाती है, जहां पर धातु क्षीण हो चुके हैं, श्लेष्मा जो है वो क्षीण हो चुका है मीन्स पक्वावस्था में या फिर प्रवाहिका जब ज्यादा टाइम तक है, तो वहां पर धातु क्षीण हो जाते हैं, आपका जो वात और पित्त वो बढ़ता है और श्लेष्मा क्षीण होता है, तो ऐसी अवस्था में आपको दूध का सेवन करना है।
कि जो उसका विबंध जो है वो दूर करेगा और प्लस शूलनाशन ये कर्म भी करेगा। तो इस प्रकार से ये जो सरगुण का जो है वहां पर कर्म जो है अपेक्षित है वहां पर। फिर से ही श्रम, भ्रम, श्रम मिटाने वाला है, बहुत ज्यादा थकान है, तो फिर मतलब लॉन्ग टाइम अगर आप काम कर रहे हैं तो फिर वहां पर आपका शरीर का थकान मिटाने वाला इस प्रकार का ये जो दूध है वो है। सी हम जब पेशेंट को बोलते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ दूध पी रहे हो या फिर आप दूध का इंटेक जो है वो आपका ज्यादा होना चाहिए, तो नॉर्मली पेशेंट पूछते हैं कि फिर हम लोग प्रोटीन वगैरह के लिए क्या लें। अगर हमने उनको बोला कि आप दूध कम सॉरी दही आप कम लो, आप सोयाबीन मत लो, आप पनीर मत लो, तो उनका मेन क्वेश्चन सबसे एकदम बेसिक क्वेश्चन ये होता है कि हमारा फिर जो बॉडी का प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है वो पूरा कैसे होगा। हमें ये पता है कि आयुर्वेद में प्रोटीन वगैरह ऐसा कुछ नहीं बोला है, बट व्हेन पेशेंट कम्स टू यू कि हमें हमें प्रोटीन चाहिए, हमारे बॉडी को प्रोटीन का डिमांड है, हम वो कैसे पूरा करेंगे। तो समटाइम्स हमें उनकी ही लैंग्वेज में उनको समझाना पड़ता है। एवरी टाइम आप उनको ये बल्य है, ये श्रमहर है वगैरह इस तरीके से आप बोलेंगे, उनके दिमाग में वो नहीं जाता है, बिकॉज उनका जो अपब्रिंगिंग है या फिर स्कूल में जैसा हम लोग को सिखाया हुआ है कि प्रोटीन विटामिन वगैरह इस तरीके का ही हम लोगों को नॉलेज दिया जाता है। हम लोगों को रस रक्त मांस में जैसे मज्जा शुक्र या फिर मधुर अम्ल लवण का तो तिक्त कषाय वगैरह ये सब जो है हमें स्कूल में वो सब नहीं सिखाया हुआ है। हम आयुर्वेद में है इस वजह से हमें ये पता है, बट जब पेशेंट आता है तो उनको कन्विंस करना ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है कि आप अगर उनको किसी चीज के लिए बोल रहे हैं कि आप दूध लो ज्यादा से ज्यादा, पनीर मत लो, आप सोयाबीन मत लो, जब आप ये उनको बोलते हैं तो उनको ये कन्विंस होना चाहिए पेशेंट। तो कैसे कि शरीर में जो आउट ऑफ 20 अमाइनो एसिड्स जो 9 अमाइनो एसिड्स है जो बॉडी नहीं खुद से बना पाता, जो हम लोग को आउटसाइड फूड से जो हम लोग को बॉडी में लेना पड़ता है। सो दिस ऑल 9 अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन द काउ मिल्क। और प्लस केसिन प्रोटीन जो होता है जो काउ मिल्क में होता है, सो दिस केसिन प्रोटीन दिस इज वेरी मच हेवी फॉर डाइजेशन कि ये जो है ये आपकी बॉडी का जो डिमांड है कि आपका अगर दो फूड के बीच में गैप ज्यादा रहने वाला है, तो वो जो गैप जो है जो आपका लॉन्ग टर्म गैप है बिटवीन टू फूड्स, तो गैप में आपका जो बॉडी का डिमांड है प्रोटीन का वो पूरा करने का कैपेसिटी काउ मिल्क में है। और ये जो है ये मॉडर्न स्टडी बोलता है, एलोपैथिक स्टडी में ये बताया हुआ है कि जो कैसिन प्रोटीन है काउ मिल्क में 80% कैसिन प्रोटीन होता है और 20% वे प्रोटीन होता है। तो वे प्रोटीन इज लाइट फॉर डाइजेशन, तो उससे आपका बॉडी रिक्वायरमेंट उतना पूरा नहीं होता जितना कैसिन प्रोटीन से होता है। सो जो ऐसे लोग हैं कि लाइक ऑफिस के लिए मॉर्निंग में जल्दी निकलना है, ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं है और लंच थोड़ा लेट होता है, तो ब्रेकफास्ट में कुछ एग वगैरह खाना या फिर बाहर का कुछ खाना या फिर ऑफिस में जाके कुछ डेली बेसिस पे फर्मेंटेड वगैरह ऐसा कुछ खाना, अगर ऐसा होता है तो आप उन लोगों को ये सजेस्ट कर सकते हैं कि आप घर से ही निकलते टाइम पे एक दो ग्लास आप काउ मिल्क ले लो, बिकॉज ये जो काउ मिल्क है ये आपका लंच तक का जो बॉडी डिमांड है प्रोटीन का या फिर एनर्जी का ये पूरा करने में काउ मिल्क इज कैपेबल। तो आप उनको उस तरीके से समझा सकते हैं। देन अमाइनो एसिड जो है पूरे के पूरे 9 अमाइनो एसिड्स इसका रिक्वायरमेंट है वो भी काउ मिल्क से पूरा होता है। तो इस वजह से काउ मिल्क जो है वो एज पर मॉडर्न भी अगर हम लोग देखते हैं तो दिस इज अ कंप्लीट डाइट। ओके, तो श्रम, भ्रम, इवन भ्रम जो है जैसे मज्जा क्षय में या फिर पित्त बढ़ने की वजह से, तो ये दोनों जो चीजें हैं वो इससे दूध से कम होती है। तो जो चक्कर आना भ्रम की अवस्था जो है वहां पर भी दूध लेने से आपका पित्त कम होना, आपका मज्जा का पोषण होना ये सब होता है। मद, मदात्य, अब यहाँ पर मद के जो गुण कर्म है वो विष के समान है और दूध का जो गुण कर्म है वो ओज के समान है। तो विष की जो चिकित्सा है मतलब विष के जहाँ पर चिकित्सा बोली है तो वहां पर उसकी चिकित्सा करते टाइम पे बोली कि आपको ऐसे द्रव्य या फिर ऐसी चिकित्सा करनी है जो ओज के समान गुण कर्म के हो। तो इस वजह से जहाँ पर भी मद है या फिर जहाँ पर भी विष की अवस्था है तो वहां पर अगर आप दूध देते हैं तो मद या फिर विष जो है वो कम होने में हेल्प होता है। अलक्ष्मी, श्वास और कास, श्वास और कास में भी जहाँ पर कफ का बाहुल्य है
वहां पर आपको दूध यूज नहीं करना है। लेकिन जहाँ पर वात पित्त की अवस्था है, जैसे शतज है या फिर शरीर का क्षय बहुत ज्यादा हो चुका है, तो ऐसा जो श्वासोकाश है वहां पर दूध जो है वो हितकारी है। अति प्यास, अति क्षुधा जी, अति छोटा अति क्षुधा। अभी जैसे मैंने ये बताया कि ज्यादा प्यास लग रहा है या फिर ज्यादा भूख लग रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जो दूध है वो उसका रिक्वायरमेंट पूरा करता है बॉडी का। ओके, अति क्षुधा। अति क्षुधा, जब क्षुधा की अति अवस्था होती है तो शरीर में वात और पित्त बढ़ाने वाला होता है। शरीर की धातुओं का वो पाक करने लगता है, बिकॉज जो बढ़ी हुई अग्नि है शरीर में, अगर उस टाइम पे उसको अन्न नहीं मिल रहा है तो वो क्या करता है, बढ़ा हुआ अग्नि की शरीर की धातुओं का ही पाक करने लगता है। तो यहाँ पर जहाँ पर ऐसी पाक अवस्था हो रही है, शरीर का अग्नि ज्यादा बढ़ा हुआ है या फिर वात पित्त बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ अति क्षुधा, तो ऐसी कंडीशन में भी दूध जो है वो अच्छा है। जीर्ण ज्वर, यहाँ पर जीर्ण ज्वर ऐसा वर्णन आया है, नूतन ज्वर नहीं है। नूतन ज्वर में अगर आप देखें तो वहां पर सामावस्था होता है, शरीर में आम की संचिति होती है। ऐसे समय पे अगर दूध देंगे तो श्लेष्मा बढ़ाएगा। दूध जो है वो थोड़ा अभिसंधि होता है, ये आगे आने वाला है कि दूध जो है वो भी स्रोतस जो है उसको ब्लॉक करता है, स्रोतस का अवरोध करता है। गुरु गुण का है, शीतल गुण का, तो ये आम बढ़ाने वाला है, श्लेष्मा को बढ़ाएगा। इस वजह से जीर्ण ज्वर में जहाँ पर धातुओं का क्षय हो चुका है, आपको शरीर का ब्रूहण करना है, शरीर के धातुओं का वर्धन करना है, ऐसी जगह पर आपको जो दूध है गाय का दूध वो देना है। कि मूत्रकृच्छ, मूत्रकृच्छ ये जो है वो भी अपतर्पण जन्य व्याधि है कि तो जहाँ यहाँ पर भी जहाँ पर कृच्छता उत्पन्न हो रही है, वात ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो ऐसे पेशेंट में भी जो मूत्र है वो सरगुण का होने से शरीर की जो धातुओं में का जो मल है उसको बाहर निकालेगा, तो ऐसे लोगों में भी दूध जो है वो अच्छा है। रक्तपित्तम च नाशेत, रक्तपित्त में भी हमने देखा है कि यहाँ पर भी धातुओं का जो क्लेद है वो बढ़ता है, धातु का पाक जो है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट, बहुत ही तीव्र गति से होता है। पित्त जो है वो उष्ण तीक्ष्ण गुण से बढ़कर रक्त को भी पतला करता है। धातु जो है, हरित धातु का जो क्लेद है मतलब उसको भी वो पिघलाता है, उष्ण तीक्ष्ण गुण से हरित धातु जो है वहां पर भी वो पिघलना, धातु पिघल कर उसका क्लेद जो है वो बाहर आता है, रक्त में मिलता है और फिर रक्तपित्त जैसी अवस्था निर्माण होती है। ये रक्तपित्त की संप्राप्ति। तो ये जो उष्णता तीक्ष्णता जो बढ़ रहा है वहां पर ये जो दूध है वो उष्णता तीक्ष्णता कम करके वहां की धातुओं का पाक रोकना, उष्णता तीक्ष्णता को कम करना, ये कर्म जो है वो गोदुग्ध करता है। तो इस प्रकार से गोदुग्ध का वर्णन यहाँ पर आया है। अब यहाँ पर ये एक और वर्णन कैसे है कि गाय का जो मतलब आप किस प्रकार की गाय का दूध ले रहे हैं, तो इवन गाय का रंग कैसा है या फिर उसका खान पान कैसा है, उसका मतलब अगर वो प्रेग्नेंट गाय है या फिर जिसने अभी अभी जस्ट डिलीवरी किया हुआ है, इस प्रकार की जो गाय है, तो ये सारे प्रकार की जो गाय है उनकी दूध का जो गुण है, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर एक वर्णन आया हुआ है कि तरुणी नाम गवाम दुग्धम मधुरम च रसायनम, इस जो तरुण गाय है, जो गाय तरुण है उसका जो दुग्ध है वो मधुर होता है, रसायन होता है, त्रिदोष नाशन होता है, चाहे वह वृद्धा या दुर्बलम मतम। और वहीं पर जो वृद्ध गाय है, जो गाय ओल्ड एज की हो गई है, तो उसका जो दूध है वो भी दुर्बल होगा। सगर्भाया समुद्रिश्रम त्रिमासोर्ध्वम च पित्तलम क्षारम च मधुरम चैव मतम वही शोषकारकम। फिर वृद्ध गाय, सगर्भाया जो गर्भिणी गाय है, जो गाय प्रेग्नेंट है, समुद्रिष्टम त्रिमासोर्ध्वम च पित्तलम, और जो 3 मास के पश्चात मीन्स गर्भिणी में भी 3 मास के बाद में वो पित्तल है, मीन्स पित्त बढ़ाने वाला है। क्षारम च, क्षार कर मतलब वो जो दूध है उसका वो क्षार गुण से युक्त रहेगा। मधुरम चाइव मतम वही शोषकारकम, और इस प्रकार का जो दूध है वो शोषकारक रहेगा गर्भिणी का। और जो वृद्ध गाय है, इस प्रकार की जो गाय का दूध है वो शोषकारक रहेगा। फिर से भाव प्रकाश में जैसे मैंने बताया कि अलग अलग प्रकार की जो गाय है, मतलब गाय का कलर कैसा है, वर्ण कैसा है, उसके ऊपर से भी उनका जो दूध है उसका गुणकर्म बदल जाता है। फिर भाव प्रकाश का रेफरेंस है कि कृष्णा या गोल भवे दुग्धम वाताहारी गुणाधिकम, कि कृष्णा या गोल भवे, जो गाय कृष्ण वर्ण की है उसका जो दुग्ध है वो वाताहारी गुणाधिकम, वो
वातहरण कर्म सबसे ज्यादा करता है। पीता या हरते पित्तम तथा वातहरम भवेत। और जो पीत कलर की गाय है वो पित्त का हरण करती है और वात का हरण करती है। वशकयिण्या स्त्री दोषघ्नम तर्पणम बलकृतपयः। वशकयिण्या मीन्स जो कपिल वर्ण की या फिर जिस गाय के ऊपर धब्बे होते हैं उस प्रकार की जो गाय का जो दूध है वो त्रिदोषघ्नम, त्रिदोषघ्न है, तर्पण करने वाली है और बलकृत, बल का वर्धन करने वाली है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग प्रकार की गाय का जो वर्णन है वो आया हुआ है। सो नाउ अभी जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं उन लोगों के लिए ये सब पॉसिबल नहीं है कि आपको किस प्रकार की गाय का दूध मिल रहा है, ये सब हम जाकर चेक करें और फिर वो गाय का दूध दें कि हमें किस प्रकार का अ, गुणकर्म अपेक्षित है उस प्रकार की गाय का दूध हम लें। बट जो लोग गांव साइड में रहते हैं या फिर जिनका खुद का तबेला है या फिर गाय जिनके पास में अवेलेबल है या फिर उनको ऐसा कोई सोर्स है कि जहाँ से वो अलग अलग प्रकार की गाय का दूध जो है वो अवेलेबल करके ले सकते हैं, तो ऐसे लोगों में आप देख सकते हैं कि आपकी गाय किस कलर की है, तो उसके हिसाब से आप गाय का दूध जो है वो लें। इवन अगर गाय का मूवमेंट कितना है, गाय मतलब उसका कितना चलना फिरना होता है उसके ऊपर से भी उसका जो दूध है वो गुरु होगा या फिर लघु होगा, ये सब डिपेंड करता है। तो नॉर्मली भी जैसे कि यहाँ पर जो भी पोल्ट्री वगैरह में जो भी दूध गाय को जो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देके जो दूध अवेलेबल होता है तो वहाँ पर उनमें उतना मूवमेंट नहीं होता है। इस वजह से वो जो गाय का दूध है वो बहुत ही पचने में हैवी होता है। तो इस वजह से हमें जो दूध मिलता है वो दूध को अगर हम पानी मिलाकर उसमें उसको फिर गर्म करें और पानी उड़ा दें, सिर्फ दूध बचा है, इस तरीके का अगर हम सेवन करते हैं तो एटलीस्ट जो होने वाली तकलीफ है इस प्रकार के दूध से जो हमें अवेलेबल है वो कम से कम होगा। हितम अत्यग्न निद्रभ्यो गरियो महिषम हिमम। भैंस का दूध जो है हितम अति अग्नि, जो तीक्ष्णाग्नि जिनकी अग्नि अधिक है या फिर अनिद्रिभ्यो जिनमें निद्रा जो है वो कम आती है, ऐसे लोगों में गरियो महिषम हिमम। ठीक है, भैंस का दूध जो है वो गरियो, गरियो मीन्स गुरु होने की वजह से, और हिम, महिष का जो दूध है वो हिम। यहाँ पर आचार्य ने हिम ये वर्ड यूज किया हुआ है। तो हिम मतलब क्या कि यहाँ पर पहले शीत, जब हम साधारण लक्षण देखा तो वहाँ पे शीतल ये वर्ड यूज किया है, लेकिन भैंस के दूध के लिए हिम मीन्स की वो शीत के कंपेरिजन में दिस इज मोर कोल्ड। ओके, ये यहाँ पर उसका जो ग्रेडेशन है शीतता का, ये ग्रेडेशन यहाँ पर बताने के लिए कि भैंस का जो दूध है वो गो दूध की अपेक्षा या फिर किसी और दूध की अपेक्षा ही ज्यादा शीतल है, इस वजह से यहाँ पर हिम ऐसा वर्ड आया हुआ है। तो जिन लोगों में अग्नि ज्यादा है, भूख ज्यादा लगता है, ऐसे लोगों ने ही माहिष दुग्ध का सेवन करना है। या फिर जिन लोगों को नींद कम आती है तो ऐसे लोगों ने रात में सोने के पहले ही दूध का सेवन करना, माहिष दुग्ध का, तो वो उनको हम बता सकते हैं। और इस माहिष दुग्ध का सेवन जो है जिनकी अग्नि कम है या फिर जहाँ पर अभिसंधिता ज्यादा है तो ऐसे लोगों ने माहिष दुग्ध का, बफेलो मिल्क का सेवन नहीं करना है। भी कैसे कि हम जब एज अ पेशेंट हम चेक करते हैं तो पेशेंट को तकलीफ क्या है वो सब हम देखने के बाद में अगर ऐसा कुछ हेतु हम लोगों को मिल्क से रिलेटेड मिलता है तो आप दूध पीते हैं, कितना पीते हैं, सिर्फ ये पूछ के काम नहीं चलने वाला है। यहाँ पर आप कौन सा दूध पीते हो, किस समय पर पीते हो, कितना पीते हो, अगर आप बाहर की फार्मेसी का पीते हो तो फिर उसमें कौन सा दूध पी रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। अभी जैसे कि गोकुल दूध जहाँ पर मिलता है तो गोकुल दूध सा का एक ऑब्जर्वेशन है कि उसका जो सेवन करते हैं तो उन लोगों में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का जो इम्बैलेंस है ऐसे लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है, बिकॉज वो थोड़ा सा थिक होता है। मीन्स अगर आप बाकी दूध के कंपैरिजन में देखेंगे तो गोकुल दूध जो है वो बहुत ज्यादा थिक होता है। तो उन लोगों में कफ का तकलीफ, सर्दी बार बार होना या फिर व्हाइट डिस्चार्ज की तकलीफ होना ये सब देखने को मिलता है। या फिर पीसीओडी वगैरह जो है, पीसीओडी जो आजकल फॉर्म होता है तो उसमें भी ये जो दूध सेवन है अगर वो बहुत ज्यादा करते रहेंगे या फिर दूध का सेवन अगर रात में कर रहे हैं कि रात में ऑलरेडी जो स्रोतस है वो संकुचित हो जाते हैं, वहां पे अगर रात में सोते टाइम पे ऐसे दूध का सेवन कर रहे हैं कि जो ऑलरेडी गुरु है
दूध जो है वो अभिसंधि होता है, तो अगर ऐसे दूध का सेवन रात में कर रहे हैं, तो फिर भी ये जो है वो शरीर में अभिसंधता बढ़ाता है, स्रोतस को और ज़्यादा ये ब्लॉक करेगा। तो इसलिए दूध कब पीते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है उतना ही पूछना। और फिर से कब पीते हैं मीन्स खाना खाने के बाद में पी रहे हैं, पहले पी रहे हैं। खाना खाने के तुरंत बाद अगर दूध पीते हैं तो ऑलरेडी आपने अन्न सेवन किया है और उसके बाद में आप दूध ले रहे हैं। तो ये कैसे है कि यहाँ पर ये मीन्स अति हो जाता है ये कि अग्नि आपने आहार का सेवन जो किया है वो आपने भूख के हिसाब से किया जितना आप लोग भूख था। और फिर जहाँ पर आपको बोलते हैं कि त्रिविध कुक्षी में जैसे बोला हुआ है कि आपको 2 पार्ट अन्न सेवन जो है वो सॉलिड फूड से करना है, 1 पार्ट जो है वो लिक्विड डाइट से और 1 पार्ट आपको एम्प्टी रखना है। तो नॉर्मली ये देखने को नहीं मिलता है कि लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उतना हाफ अमाउंट में जितना उनका भूख है उससे सिर्फ आधा ही उन्होंने दूध अन्न सेवन किया है। नॉर्मली पेट भरने तक उनका स्टमक फुल होने तक लोग अन्न सेवन करते हैं और उसके ऊपर से अगर दूध पी रहे हैं तो ये अति मात्रा हो जाता है। तो ये शरीर का संतर्पण करेगा, शरीर में विकृत शेषना जो है वो बढ़ाएगा। तो इस वजह से दुग्ध सेवन इसके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग हिस्ट्री जो है वो लेना इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब भी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ऐसा कुछ हेतु वहां पर है कि कफ बढ़ाने वाला है, फिर अभिसंगता बढ़ाने वाला है शरीर में, तो ये सारा डिटेल जो है वो वहां पर लेना चाहिए। क्या नेक्स्ट अजादुग्ध अल्पामुपान व्यायाम कटु तिक्ताशनै लघु आजम शोष ज्वर श्वास रक्त पित्ताति सारजित। यहाँ पर अजादुग्ध जो है तो अजा मीन्स बकरी, तो बकरी जो है वो अल्पाम्बुपान व्यायाम मीन्स उसका जो अम्बुपान है पानी जो है वो कम पीती है, अल्प पानी कम पीने की वजह से। और व्यायाम व्यायाम जो है उसका ज्यादा होता है मीन्स बकरी जो है वो उसका मूवमेंट जो है या फिर भागना ये थोड़ा सा ज्यादा होता है। इस वजह से उसका जो दूध है वो लघु है, कटु तिक्त रस का अशनई लघु। ठीक है, कटु तिक्त भोजन करने की वजह से उसका जो दूध है वो लघु गुण का होता है। आजम शोष ज्वर श्वास रक्त पित्ता की सारजित। तो ये जो बकरी का दूध है वो शोष जहाँ पर भी शरीर के धातुओं का शोष हुआ है, क्षय हुआ है, ऐसे लोगों में ज्वर, फिर से यहाँ पर जहाँ पर जीर्ण ज्वर की अवस्था है तो ऐसे लोगों में, श्वास में, रक्त पित्त और अतिसार में भी ये जो अजादुग्ध है उसका सेवन करने के लिए आया हुआ है। तो यहाँ पर उस प्रकार का लेना है कि मुझे एक इंसिडेंस याद आ रहा है। मैं जब छोटी थी मैंने काफी साल पहले एक रियलिटी शो आता था, डांस का रियलिटी शो था वो। तो वहां पर मैंने देखा था कि एक छोटा सा बच्चा था, 4-5 साल का ही था वो बच्चा। वो डांस करने के लिए आया था, तो उसने जो डांस किया तो उसका जो एनर्जी था वो जो 4 इयर्स की जो बच्चे होते हैं उसके कंपेरिजन में बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक, बॉडी मूवमेंट जो है वो एकदम फ्लेक्सिबल मीन्स वो अपनी जो भी बॉडी पार्ट्स है, हैंड मूवमेंट, लेग मूवमेंट वगैरह वो इतना फ्लेक्सिबली कर रहा था कि मीन्स जजेस ने उसको पूछा कि यार तुम इतने 4 साल के हो, तुम क्या खाते हो कि तुम्हारा मतलब इतना बॉडी फ्लेक्सिबल है, एनर्जी लेवल इतना हाई है। तो वो बच्चा बहुत ही छोटे से गांव का था। तो बच्चे ने बोला कि कुछ नहीं, मैं मुझे सिर्फ और सिर्फ हमारे घर में बकरी है, मैं उसका दूध पीता हूँ, मुझे कुछ भी खाना पीना उतना अच्छा नहीं लगता, मैं सिर्फ दूध पीता हूँ। तो वहां पर जो जजेस है उनको उसका इम्पोर्टेंस में भी ना पता हो कि बकरी के दूध से सच में ऐसा हो सकता है। बट वो जो बच्चा था वो बचपन से लेकर उसने बकरी का दूध जो है वो बहुत ज्यादा पिया था, इस वजह से उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी, उसका जो एनर्जी लेवल था एज कम्पेयर टू अदर चिल्ड्रंस, इट वाज फैबुलस। और इवन एक मूवी है गोविंदा की जिसमें आपने देखा रहेगा कि आई गेस मूवी का नाम है क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। तो उसमें गोविंदा को उनके जो पेरेंट्स हैं उनको डॉक्टर ने बोला था कि आप इसको किसी गांव में छोड़ दो। तो बीमार था मीन्स उसको भी बचने का इतना चांसेस नहीं है, उसको कुछ बीमारी थी, मुझे याद नहीं आ रहा वो मूवी में क्या दिखा है, बट उसको फिर वहां पर ऐसा बोला था कि जहाँ पर बकरी वगैरह है ऐसे आप जगह पर गाँव में जाके छोड़ दो। तो उन्होंने फिर दूसरे जगह पर जहाँ पर एक पुअर गरीब लोग थे उनके, जहाँ पर जिनका खुद का कोठा था, वहां पे जाके उसको छोड़ा था।
और फिर वो बड़े होने के बाद में वो गोविंदा को लेने के लिए आए थे। तो ये जो है कि वहाँ पे जो शोष व्याधि है उसकी जो चिकित्सा है वहां पर ये आया हुआ है कि आप इस तरीके से ऐसी जगह पर रहिए कि जहाँ पर बकरी रहती है, बिकॉज उनका जो सहवास है, उनका जो दूध है, या आपका जो शोष या राजस्व व्याधि है उसको दूर करने वाला है, शरीर की धातुओं का वर्धन करता है। सी ये लघु है, जितना गाय का दूध या फिर बकरी का दूध जितना लघु होता है, तो ये कैसे कि अग्नि को उसको पचाने के लिए उतना वर्क नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पर अग्नि का जो काम है उसका अग्नि का काम कम हो जाता है, लेकिन धातुओं का वर्धन होता है। सारे के सारे धातुओं का ये वर्धन करेगा, रसायन कर्म करेगा। तो दूध जितना लघु होगा उतना ज्यादा उसका इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। इवन छोटे बच्चों में भी यहाँ पर स्तन्य का अभाव है। अगर आप स्तन्य या फिर आपने अगर गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध और स्तन्य, अगर आप इसका ग्रेडेशन देखेंगे, अगर आपने ऐसा कभी देखा रहेगा, तो भैंस का दूध जो है उसका थिकनेस या फिर विस्कोसिटी वो सबसे ज्यादा होता है। उसके कंपैरिजन में गाय के दूध का विस्कोसिटी या फिर थिकनेस जो है वो थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू गोदुग्ध। अजा दुग्ध का, बकरी की दूध का विस्कोसिटी फिर से थोड़ा कम हो जाता है। और स्तन्य जो है स्त्री दुग्ध, उसका जो थिकनेस है वो सबसे ज्यादा कम होता है, बहुत ही पतला होता है वो। तो उसके हिसाब से ये जो लघुता जो है ना वो उस तरीके से बढ़ती जाती है। इस भैंस का दूध सबसे ज्यादा गुरु, फिर उसके बाद में गाय का दूध, फिर बकरी का दूध और फिर स्तन्य। ये एक के बाद में एक उसका जो लघुतम जो है वो बढ़ते जाता है। तो बच्चों में मतलब जो शीराद अवस्था में है तो उनके लिए स्तन्य दुग्ध लेने के लिए बोला है, स्तन्य लेने के लिए बोला है। बस स्तन्य के अभाव में, स्तन्याभावे पयश्छागम गव्यम तद्गुणम पिबेत। इस स्तन्य के अभाव में पयश्छागम, क्या छाग पय मतलब क्या बकरी का दूध लेने के लिए बोला है। और अगर बकरी का दूध अवेलेबल नहीं है तो गव्यम व तद्गुणम पिबेत, मीन्स गव्यम व तद्गुणम पिबेत, गोदुग्ध लेना है जो कि उस गुण का हो, मीन्स छाग गुण का या फिर स्तन्य के गुण का हो। इस प्रकार का उन्होंने दूध लेने के लिए बोला है। तो मीन्स क्या कि अभी आप गोदुग्ध को आप छाग पय के गुण का किस प्रकार से बनाएंगे, तो इसका भी वर्णन जो है वो चरक में आया हुआ है कि उन्होंने क्या बोला है कि छागम पय स्यात् परमं प्रयोगे गव्यम श्रुते पंचगुणे जलेवा। कि आपको क्या करना है कि गव्यम श्रुते पंचगुणे जलेवा, इसमें जो गव्य दुग्ध है उसको श्रुते श्रुते में सिद्ध करना है किस प्रकार से पंचगुणे जले, 5 गुना जल में आपको गोदुग्ध जो है वो सिद्ध करना है। मीन्स अगर आपको 1 लीटर दूध तैयार करना है तो 1 लीटर गाय का दूध लेना है, उसमें 5 लीटर पानी मिलाना है और उसको आपको इतना बॉईल करना है कि वो सिर्फ 1 लीटर बचे, मीन्स सिर्फ दूध बचे। तो इतना आपको उसके ऊपर अग्नि का संस्कार करना है कि वो उतना ज्यादा लघु हो जाए। तो इस प्रकार का जो गोदुग्ध है वो आपको यूज करना है। सो वेरेवर छागपय इज मेंशन्ड, अगर आपके पास में छागपय नहीं है, मीन्स अजा दुग्ध, बकरी का दूध अवेलेबल नहीं है, तो आपको ऐसे जगह पर गाय का दूध लेकर उसमें 5 गुना आप पानी डालिए और उसको उबालिए कि वो सिर्फ गाय का दूध ही बचे। तो इस प्रकार का जो गोदुग्ध है वो छागपय के समान गुण वाला हो जाता है। मुंबई पुणे वगैरह में वनराई करके एक फार्मेसी है, वनराई गोट मिल्क, की जो गोट मिल्क अवेलेबल करके देते हैं। गांव वगैरह में गोट मिल्क इजीली अवेलेबल हो जाता है, बट जैसे कि मेट्रो सिटीज है तो वहां पर ही थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मुंबई पुणे वगैरह में। तो एक ये ऑप्शन है कि अगर आपको चाहिए, अगर आपको अजा दुग्ध चाहिए तो आप वनराई गोट मिल्क जो है उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बट अगर नहीं है अवेलेबिलिटी, नहीं पॉसिबल है, सो दैट वे यू कैन ऑल्सो यूज कि आप गाय के दूध में 5 गुना पानी मिलाइए और उसको बॉईल करके सिर्फ और सिर्फ दूध बचाइए और वो सेवन कीजिए। नेक्स्ट, ईषत् वृक्षोष्ण लवणम औष्टकम दीपनम लघु शस्तम वात कफनाह कृमिशोको दरार्चसम। ऊंटनी का दूध, ऊंटनी का जो दूध है वो थोड़ा सा रुक्ष, ईषत् वृक्ष थोड़ा सा रुक्ष होता है, उष्ण है, लवण है। जहाँ पर दूध का हमने साधारण लक्षण देखा तो वहाँ पे प्रायः पयः ऐसा बोला था। उसका रीजन ये है कि उसमें जो ऊंटनी का दूध है वो लवण रस का है, वहां पर उन्होंने स्वादुपाके रसम, ठीक है, तो यहाँ पर ये लवण रस का है, तो इसलिए उष्ण है, ईषद वृक्षोष्ण। और वहां पर उन्होंने स्निग्ध और शीत बोला है,
तो ये जो प्रायः बोलने का रीजन है वो बिकॉज ऑफ उंटिनी का दूध। ओके, ईषद रुक्षोष्ण लवणम औष्टकम दीपनम लघु। तो ये जो है शस्तम वात कफानः कृमि शोफ दरार्चसम, इस वात कफघ्न है, कृमि शोफ उदर और अर्श का नाश करने वाला है। ये मैं एक 10-12-13 साल पहले मैंने अपने सर के पास में ये देखा हुआ है कि सर ने कुंटिनी का जो दूध है वो यूज करते हुए उनको देखा है। पहले एक्चुअली एक पैकेट भी मिलता था कुंटिनी के दूध का, या फिर ये जो गोट मिल्क है उसका ऐसा पैकेट में अवेलेबल होता था। बट अभी कैसे है कि लोगों का डिमांड कम है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि इसका यूज क्या है, तो इसकी वजह से आजकल वो नहीं मिलता है गोट मिल्क या फिर कुंटिनी का दूध जैसे पैकेट में नहीं मिलता है आजकल, बट पहले वो मिलता था। तो सर को वो अवेलेबल हुआ था, और प्लस एक पेशेंट भी थे उदयपुर के, तो फिर उनके थ्रू भी सर को कुंटनी का जो दूध है वो मिला था। बट अगेन कैसे कि वो एवरी टाइम मिलना पॉसिबल नहीं होता है उनकनी का दूध, या फिर उतना फ्रेश नहीं होता। तो जब सर को मिला था तो सर ने उसका घृत सिद्ध करके रखा था, और वो जो घृत है वो सर ने एक उधर के पेशेंट में जिसको कृमि और अर्श था, ऐसे पेशेंट में सर ने यूज किया था। तो उसको मैंने देखा था कि रिजल्ट वॉज गुड। तो ऐसा देखा हुआ ही है। इवन एम प्रसाद सर जो है, तो एम प्रसाद सर का भी मैंने एक बार सुना था उनके लेक्चर में कि ऑटिज्म के जो बच्चे हैं उनमें भी, मतलब ये रिसर्च है इसके ऊपर कि ऑटिज्म के जो बच्चे होते हैं उनमें भी उल्टनी का जो दूध है, कैमल मिल्क, ये बहुत ही अच्छा होता है। कैसे काम करता है वो नहीं पता है, बट काफी लोग जो है इवन आउट ऑफ कंट्री से भी लोग आते हैं इंडिया में टू गेट कैमल मिल्क, कि वो ऑटिज्म के उनके बच्चों को देने के लिए। बट कैमल मिल्क का एक और कैसे कि अगर आप वो जितना फ्रेश लेते हैं उतना वो अच्छा है। अगर आपने उसको लिया और फिर अगर आप उसको स्टोर करके अगर आप गर्म करते हैं तो उसका जो लवण रस जो है वो बढ़ जाता है, उसका जो सॉल्टनेस है वो बढ़ जाता है कि आप उसको कंज्यूम नहीं कर सकते, इतना उसका सॉल्टीनेस जो है वो बढ़ता है। तो इस वजह से उसको गर्म करके फिर लेना ये पॉसिबल नहीं होता। इतना जो है ये इसके बारे में पता है, बाकी खुद से कभी यूज करने का चांस नहीं है, इस वजह से इसके ऊपर ज्यादा नहीं बोल सकते हैं। नेक्स्ट, मानुषम वात पित्तासृग अभिघाताक्षी रोगजित तर्पणाश्चौतने नस्यहि। सो स्त्री दुग्ध मानुषम, वात पित्त असृग, वात पित्त इसका नाश करने वाला है, असृग रक्त का जो है व्याधि उसको भी नाश करेगा, और अभिघाताक्षी रोगजित। सो अभिघात अक्षी रोगजित इसको आपको दो तरीके से लेना है, एक तो अभिघात जन्य अक्षिरोग इस प्रकार से भी ले सकते हैं, या फिर अभिघात एंड अक्षिरोग इस प्रकार से ले सकते हैं। तो ये जो है इसका एक्सपीरियंस मैंने खुद नहीं किया हुआ है कि व्हेन आई वाज इन सेकंड और थर्ड ईयर, तो ये मेरे पढ़ने में तो था कि हाँ बाबा अभिघात की वजह से अगर अक्षिरोग होता है या फिर अभिघात अक्षी ऐसा आया हुआ है कि अगर होता है तो उसमें जो स्त्री दुग्ध है उसका आपको आशोतन करना है, तर्पण करना है। तो एक बार मेरी मम्मी शॉपिंग के लिए गई थी, तो उनको एक लेडी के हाथ में कैरी बैग था प्लास्टिक का, तो उसका जो कॉर्नर होता है शार्प एंड, तो उसने कैरी बैग लेके ऐसे झटके से ये किया, पीछे ही करने के लिए गई, तो उसका जो कैरी बैग का जो शार्प एंड था एकदम पॉइंटेड, वो मम्मी की आंख का जो व्हाइट पार्ट है स्क्लेरा में, तो वहां पर लगा। और अ, वो लगने के बाद में मीन्स उनको पेन, बहुत ही इंटेंस पेन था, बहुत ही सीवियर पेन। शी वॉज नॉट एबल टू ओपन हर आईज, बहुत ही ज्यादा जलन, बहुत ही ज्यादा पेन था। और वो वैसी आंख के ऊपर ऐसी हैंकरचीफ रख के वो घर तक आए। पूरा टाइम मतलब उनको बहुत ही ज्यादा पेन था, वो ओपन ही नहीं कर पा रहे थे अपना। एक घर पे आने तक उनको 10-15 मिनट हो गए थे। तो घर पे आने के बाद में मीन्स रात हो गया था, ऑलमोस्ट 9-10 बज रहे होंगे घर पे। तो मैंने जब देखा तो आंख पूरा लाल हो गया था, वो जो आंख था मीन्स व्हाइट पार्ट जो था पूरा लाल था। मीन्स वो जो इंजरी हुआ था उसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हुआ रहेगा, उसकी वजह से सीवियर पेन और बहुत ही जलन था। मेरे पढ़ने में ये था कि यहाँ पर ऐसे जो है दूध का तर्पण या फिर आश्वातन करना चाहिए। अब मेरे घर पे कोई भी लैक्टेटिंग मदर तो थी नहीं कि मुझे स्त्री दुग्ध मिले। तो
ये भी मुझे पता था कि स्त्री दुग्ध पतला होता है, ओके, लघु होता है। तो गाय का दूध था, गाय के दूध में मैंने पानी मिलाया बहुत ही ज्यादा, उसको बॉईल किया और फिर उसको ठंडा किया। थोड़ा सा ही लिया था, एक दो चम्मच के लिए, बिकॉज तुरंत मुझे वो करना था प्रोसेस। तो बहुत ज्यादा दूध लेके बहुत ज्यादा ये करने के लिए नहीं गई थी मैं। एक चम्मच दूध लेके उसमें पानी बहुत ज्यादा मिलाया, 6-7 चम्मच, और फिर उसके बाद में उसको गर्म किया कि 1 चम्मच बचने तक, और फिर उसके बाद में उसको ठंडा होने दिया। वो दूध जो है पूरा ठंडा होने के बाद में मैंने आँख में मम्मी के वो डाला। तो विदिन 5 मिनट्स उनका जो पेन है वो पूरा चला गया। पेन पूरा चला गया, सॉरी, रेडनेस इनिशियली 5 मिनट्स में उनका रेडनेस गया, और फिर जो पेन है वो भी 90% कम हो गया। एंड बाद में जो 10-15 मिनट में जो बचा हुआ रेडनेस और थोड़ा बहुत जो पेन था वो 10-15 मिनट्स में पूरा चला गया। बर्निंग तो है वो 2-3 मिनट में कम हो गया था। तो इस तरीके का जो एक्सपीरियंस है वो मैंने खुद ने देखा हुआ है। तो इवन आपके पास में भी अगर कोई पेशेंट इस तरीके का आता है कि जिसको पहले कभी आघात होकर गया है आंख की जगह पर, उसकी वजह से उसको रेटिनल डैमेज है या फिर हेमरेजिक है या फिर ऐसे आंख से रिलेटेड कोई डिजीज है, तो ऐसे लोगों में आप जो दूध है इस प्रकार का आप तर्पण के रूप में, आश्वासन के रूप में, या फिर उसका सिद्ध घृत सिद्ध करके रख के उसका नस्य वगैरह के रूप में यूज कर सकते हैं। स्त्री दुग्ध एक्चुअली ऐसे इजीली अवेलेबल नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपके घर पे कोई लैक्टेटिंग मदर रहेगी तो। एक्चुअली ब्रेस्ट मिल्क के बैंक है जहाँ पर ब्रेस्ट मिल्क अवेलेबल होता है, बट वहां पर प्रॉब्लम ये है कि वो हर किसी को वो नहीं देते हैं ब्रेस्ट मिल्क। यहाँ पर इंक्वायरी होता है कि सच में डिलीवरी हुआ है या नहीं हुआ है। आप अगर डिमांड कर रहे हैं उनसे कि आपको ब्रेस्ट मिल्क चाहिए, तो वो सब वहाँ पर देखते हैं कि आप का छोटा बच्चा है, मीन्स अभी आपका डिलीवरी हुआ है, आपको ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा है, तो वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सब देना पड़ता है वहाँ पर। सो इट इज नॉट इजी टू गेट ब्रेस्ट मिल्क फ्रॉम दी बैंक। तो अगर कोई रहेगा आपको जो ऐसे दे आपको ब्रेस्ट मिल्क और फिर आपने वो यूज किया या फिर आपके घर पे कोई है तो आप यूज कर सकते हैं। नॉर्मली कोई इस तरीके से देने के लिए भी रेडी नहीं होता है, बिकॉज लोगों में थोड़ा ये होता है कि ब्रेस्ट मिल्क लेके कोई सामने वाला क्या करेगा, तो इस वजह से कोई जल्दी देने के लिए रेडी नहीं होता है। बट दिस वे यू कैन थिंक एंड दिस वे यू कैन यूज इट। ओके, नेक्स्ट, अहृदयम तूष्णमाविकम वातव्याधि हरम हितमा श्वास पित्त कफप्रदम। तो ये जो अभिदुग्ध है, भेड़ का दुग्ध, ये अहृदय तूष्णमाविकम, ये भी उष्ण है। अहृदय, यहाँ पर अहृदय का मतलब में भी कि जो मन के लिए प्रिय नहीं है, इस प्रकार का। मतलब हृदय के लिए अप्रिय, ऐसा नहीं है कि अहृदय कर्म करने वाला लेने के बाद में हृदय को कुछ हानि पहुंचाएगा, इस प्रकार का ना लेते हुए इसका में भी टेस्ट जो है वो उतना अच्छा नहीं होगा, इस प्रकार का अहृदय। तूष्ण माविकम, उष्ण गुण का है, वात व्याधि नाशक है, हिदमा श्वास पित्त प्रदम, हिदमा श्वास में यूजफुल है, पित्त और कफ को उत्पन्न करता है। यूज नहीं किया ये कभी आविक दूध दुग्ध, तो इस वजह से इसके बारे में इतना नहीं बोल पाएंगे। हस्तिन्य स्थैर्यकृत, हथिनी का दूध, ये जो है ये भी स्थैर्यकृत, बट ऑब्वियस है कि हथिनी जो है मीन्स जो एलिफेंट है वो खुद इतनी विशालकाय, मीन्स उसमें पृथ्वी महाभूत गुरुता इतना ज्यादा होता है कि उसका दूध जो होगा वो शरीर में स्थिरता लाने वाला ही होगा। अगेन ये भी कभी यूज नहीं किया है, तो इस वजह से हम लोग ये इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बाढ़मुष्णम त्वैक शपम लघु शाखावात हरम साम्य लवणम जड़ताकरम। यहाँ पर जो एक शब्द जो गाय है, सॉरी घोड़ी है, उसका दुग्ध, तो ये भी उष्ण है, अतिशय उष्ण है। लघु है, शाखावात हर, शाखा में जो बढ़े हुआ वात है उसका शमन करने वाला। साम्य लवणम, अम्ल और लवण रस युक्त, और जड़ता करम, शरीर में जड़ता उत्पन्न करने वाला, इस प्रकार का है। इसका भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो इस वजह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पयोभिसंधि गुर्वामम युक्तया श्रुतम अथवा अन्यथा। ये जो कच्चा दूध है, पयोभिसंधि,
गुरु आमम, तो जो कच्चा दूध होता है वो अभिसंधि होता है और गुरु गुण का है। और जो युक्ति पूर्वक श्रुतम अथवा अन्यथा, युक्तया श्रुतम, इस युक्ति पूर्वक जिसको सिद्ध किया है वो इसके अपोजिट मीन्स क्या कि अनभिसंधि और लघु है। नेक्स्ट, भवेद गरियतो अतिश्रुत धारोष्णम अमृतोपमम। भवेद गरियतो अतिश्रुत, जिसको अतिश्रुत मतलब बहुत ज्यादा सिद्ध किया है, मीन्स बहुत ही ज्यादा आपने गर्म किया, तो ये जो है ये अतिशय गुरु है। धारोष्णम अमृतोपमम, और जो धारोष्ण दूध है वो अमृत के समान है। ठीक, यहाँ पर जो धारोष्ण दूध, इसका बहुत ही एकदम ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन जो है ना वो टीका में आया हुआ है कि धारोष्ण दूध मतलब क्या, कि जब हम गाय का दूध जब दूहते हैं तो वो दूहते टाइम पे तुरंत मुंह में गया हुआ इस प्रकार का धारोष्ण, इस उसका जो कांटेक्ट है वो किसी वेसल के साथ में भी नहीं आना चाहिए। तो इस प्रकार का जो धारोष्ण दुग्ध है वो अमृतोपमम, ये गांव साइड पे वगैरह ऐसा, या फिर आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा कि काफी लोग होते हैं कि जो गाय का दूध दूध के तुरंत मुंह में लेते हैं, एंड ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी होता है। तो इस प्रकार का जो दूध है वो अमृतोपमम है। लेकिन अगर आप उसको किसी वेसल में लेते हैं, आपने उसको थोड़ा टाइम रख दिया, तो उसका जो उष्णता है मीन्स वो जो धार आती है गाय के दूध का दूहते टाइम पे, तो एकदम थोड़ा सा उसमें उष्णता रहती है। लेकिन जब आप उसको प्रिजर्व करते हैं, फिर वेसल्स में आपने ले लिया, तो उसकी जो उष्णता है वो चली जाती है, तो वहां पर वो शीतल हो जाता है, वहां पर वो गुरु होने लगता है। तो ये जब आपने उसको जब वहां से निकालने के बाद में जब थोड़ा टाइम हो जाता है, तो उस टाइम पर आपको उसको गर्म करने के बाद में फिर लेना चाहिए। तो अब ये जो गर्म किया हुआ दूध है, युक्ति पूर्वक मीन्स युक्त या श्रुतम अथवा अन्यथा, है ना, बिकॉज धारोष्ण दूध तुरंत लिया तो अमृत के समान है, उसको थोड़ा टाइम प्रिजर्व कर दिया तो वो कच्चा दूध हो जाता है, जो कि अभिसंधि और गुरु आमम, गुरु है, आम उत्पन्न करने वाला है। ओके, लेकिन अगर आपने उसको सिद्ध किया, गर्म किया, तो अनभिसंधि और लघु हो जाएगा। तो अब उसको गर्म करते टाइम पे उसमें थोड़ा सा पानी मिला के आपको उसको गर्म करना है कि उसका पानी उड़ जाए, तो लघु है। लेकिन अगर आप उसको बार बार गर्म करते हो, तो ये अगर अति बार गर्म किया, भवित करिए तो अति श्रुत, ठीक है, अति श्रुत अति सिद्ध किया तो वो फिर से गुरु हो जाता है। तो इस प्रकार का इसका जो गुण कर्म है वो बदल जाता है। तो जब भी आप किसी को अगर दूध का सेवन अगर आप बताते हैं आपके पेशेंट को, तो उनको थोड़ा डिटेलिंग जो है वो बताना चाहिए कि आप दूध किस प्रकार से लेना है। ठीक, नेक्स्ट, नेक्स्ट दही है। अम्ल पाक रसम ग्राही गुरुष्णम दधि वातजित, मेदः शुक्र बल श्लेष्म पित्त रक्ताग्नि शोककृत रोचिष्णु शस्तम अरुजो शीतके विषम ज्वरे पीनसे मूत्र कृच्छे च रुक्षं तु ग्रहणी गदे नैवाद्यान् निशि नैवोष्णं वसन्तोष्ण शरत्सुन नामुद्ग सुपं नाक्षोद्रं तत्राभूत सितोपलम् न चानमलकं नापि नित्यं नो मन्दमन्यथा ज्वराश्रित पित्त विसर्प कुष्ठ पांडु भ्रमप्रदम। कि अब यहाँ पर जो दही है वो अम्ल पाक रसम, जिस प्रकार से दूध के लिए स्वादे पाक रसम इस प्रकार से आया हुआ था, यहाँ पर अम्ल पाक रसम, इसका रस जो है वो अम्ल है। फिर से पाक के लिए अम्लता फिर से बोलने का रीजन है कि ये अतिशय मात्रा में शरीर में जाकर अम्लता जो है वो उत्पन्न करता है। ग्राही है, ओके। दधि गुरुष्णम दधि वातजित, गुरु होता है, उष्ण है और वात का नाशन करने वाला है, वात शमन। तो जो वात प्रकृति के है या फिर जिनके शरीर में वात बढ़ा हुआ है, तो ऐसे लोगों में दधि जो है वो पथ्य कारक है। इवन जब गुल्म की संप्राप्ति हम लोग देखते हैं, तो गुल्म में भी वातज गुल्म में दादी घृत आया हुआ है। तो दादी घृत में दधि जो है उसका दादी घृत सिद्ध करते टाइम पे दधि का वहां पर एक कंटेंट है दादी घृत का, बिकॉज वो वात का शमन करने वाला है। ओके, फिर से जब हम पीनस प्रतिशय पढ़ते तो वहां पर वातज प्रतिशय में दधि जो है वो लेने के लिए बोला है। और इवन प्रैक्टिकली भी ऐसा देखने को मिलता है कि जिनका वातज प्रतिशय मीन्स नाक एकदम पानी जैसा बह रहा है, तो ऐसे लोगों ने अगर दही लिया तो उनका जो प्रतिशय है वो ठीक हो जाता है। बट अगर पित्त या फिर कफज होगा तो बढ़ाएगा। तो इस वजह से दधी जो है वो वातजित। मेदः शुक्र बल श्लेष्म पित्त रक्ताग्नि शोफकृत, मेद बढ़ाने वाला है, शुक्र शुक्र काम करता है ये,
तो दही का एक्चुअली जैसे एकदम बदनाम करके रखा हुआ है कि आयुर्वेद में दही नहीं लेना है, नहीं लेना, ऐसा नहीं है। अगर दही जो है आपका फ्रेश बनाया हुआ है, तो सुश्रुत संहिता में दही का जहाँ पर वर्णन आया, तो वहां पर उन्होंने लिखा है कि अगर दही फ्रेश बनाया हुआ है, तो जिसका अनुरस जो है वो स्वादु और कषाय होता है। इस प्रकार का जो दही है वो वृक्ष है, वो शरीर का ब्रूहण करने वाला है। तो इस प्रकार का जो दही है कि जिसका अनुरस कषाय मधुर है, तो वो जो दही है वो शुक्रल काम करता है। तो ऐसे लोगों ने दूध लेना, दही जो है वो लेना चाहिए। ये शरीर का बल बढ़ाने वाला है। ठीक? श्लेष्म पित्त रक्त अग्नि शोफकृत, कफ पित्त रस और अग्नि को बढ़ाता है। ओके, कफ पित्त, श्लेष्म पित्त रक्त और अग्नि, जिनका अग्नि मांद्य है, ऐसे लोगों ने भी अगर दही का सेवन किया तो ये अग्नि बढ़ाता है। कि शोफकृत, जिनको शोफ है, उन लोगों ने दही नहीं खाना है, बिकॉज ये शोफ बढ़ाएगा। भोजन में रुचिदायक है, रुचि रुचि उत्पन्न करने वाला है। शस्तम और रुचो, इस वजह से अरुचि में ये देना चाहिए। कि शीत ज्वर, विषम ज्वर, यहाँ पर ज्वर में स्पेसिफिकली शीत ज्वर और विषम ज्वर, इसमें दही लेने के लिए बोला है। बिकॉज शीत ज्वर जो है, जहाँ पर शीतता जो है ये बिकॉज ऑफ वात अगर है, तो यहाँ पर आपको लेना है। बट अगर वो शीतता कफ की वजह से रहेगी, तो ऐसे में दही नहीं लेना है। ओके, तो जहाँ पर वात की वजह से शीत ज्वर है, यहाँ पर दही आप ले सकते हैं। और विषम ज्वर, कि जहाँ पर ये जो संतत, सतत, अन्य दोषक, त्रितक, चतुर्थक, ये जो प्रकार बताए हुए हैं, तो वहां पर ये जो ज्वर का वेग आता है कि आपको दिन में एक बार ज्वर आ रहा है, या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहा है, 2 दिन छोड़ के एक दिन ज्वर आ रहा है, 3 दिन छोड़ के एक दिन ज्वर आ रहा है, तो ये जो वेग आता है ज्वर का, दिस इज बिकॉज ऑफ वात। कि वो जो वात का जो विषमता वहां पर आता है, इस वजह से वो जो धातु में जाकर वो ज्वर का वेग लेकर आता है। तो वहां पर जो वात का शमन करने का काम जो है वो दही करेगा। लेकिन अगर वहीं पर नवीन ज्वर है, या फिर विषम ज्वर नहीं है, उष्ण ज्वर है, तो इस प्रकार का, या फिर कफ बढ़ा हुआ है, ऐसे ज्वर में दही का सेवन करने से वो जो ज्वर है वो ज्वरावस्था बढ़ेगी। ठीक? पीनस है, पीनस का जैसे बोला कि अगर वातज पीनस है, वातज प्रतीक्षा है, तो वहां पर दही इज गुड ऑप्शन। मूत्रकृच्छ, दही ये भी सर्वगुण का है, तो मूत्रकृच्छ में अच्छा है। लुक्षम तो ग्रहणी गदे, ग्रहणी में लुक्ष दही, मतलब क्या कि दही बनाते समय जिसका स्नेह निकाल लिया है। दूध जब हम उबालते हैं तो उसका मलाई जो है, उसका जो ऊपर का स्नेह है वो निकाल के बाद में, फिर उसके बाद में उसका दही बनाना। तो इस प्रकार का जिसका स्नेह ऊपर से निकाल लिया, इस प्रकार का जो दही है वो गृहिणी रोग में अच्छा है। यहाँ पर ये जो आया हुआ है कि दही मेद शुक्र बल श्लेष्म, मीन्स मेद बढ़ाने वाला है, शुक्र बढ़ाने वाला है, बल बढ़ाने वाला है, तो जितने भी पॉजिटिव उसके जितने भी इफेक्ट बताए हुए कि पीनस, मूत्र, फिर गृहिणी में ये फायदेमंद है। तो ये कब फायदेमंद होगा कि इसके जो रूल्स नीचे बताए हुए हैं, जो नियम बताए हैं, अगर आप उसका पालन करते हुए अगर आप दही खाते हैं, तो उसका वो फायदा देखने को मिलेगा। तो ये रूल्स क्या है कि नैवेद्यान निशी, नैवेद्यान न निशी मतलब क्या कि रात में दही नहीं खाना है। नैवोष्णम, उष्ण दही नहीं लेना है। धूप में दही रखा है वो गर्म हो गया, फिर इवन समर सीजन में दही रखा है और वो गर्म हो गया, फिर गैस पर ही, जैसे कि कर्ड राइस बनाने के लिए, या फिर कढ़ी बनाने के लिए, ग्रेवी में अगर आप दही डालते हैं, तो इस प्रकार से जहाँ पर भी दही गर्म हो रहा है, ये सब जो है वो नहीं होना चाहिए। वसंत उष्ण शरद सुन, वसंत ऋतु में उष्ण मतलब ग्रीष्म ऋतु में और शरद ऋतु में दही का सेवन नहीं करना है। नाम उद्गसुपम नाम शौद्रम तत्राघृत शीतोपलम, मीन्स न चाणमलकम नापी नित्यम नो मंद मन्यथा, मीन्स अगर आप दही खा रहे हैं तो मुद्ग सूप या फिर शौद्र मतलब मध के साथ में, या फिर घृत के साथ में, या फिर शर्करा, सीता में शर्करा के साथ में, या फिर अमलकी के साथ में, इनके साथ में आपको दही का सेवन करना है। इसके बिना दही नहीं लेना है। तो अ, अगर दही का सेवन कोई कर रहा है, अगर आप किसी को बोल रहे हैं, तो दही सेवन करते टाइम पे उसको आप उस दिन मूंग की दाल का सूप बनाने के लिए बोलिए, या फिर हनी लेने के लिए बोलिए,
या फिर घी का सेवन करने के लिए बोलिए, या फिर दही में शर्करा डाल के लेने के लिए बोलिए, या फिर आंवले का कुछ, आंवला कैंडी है, आंवला मुरब्बा है, या फिर च्यवनप्राश वगैरह जैसा कुछ है तो उसी को लेने के लिए बोलिए। अगर कोई पेशेंट आपके पास में आता है कि जिसने दही का सेवन बहुत ज्यादा किया हुआ है और उसकी वजह से उसको अभी कुछ तकलीफ हो रहा है, कोई व्याधि निर्माण हुआ है, तो ऐसे लोगों में आप उसको खाने में मूंग की दाल का जो सूप है या फिर मूंग का दाल, ये ज्यादा से ज्यादा लेने को बोलना, या फिर आंवले का कल्प मतलब च्यवनप्राश है, या फिर आंवले का मुरब्बा मोरावड़ा, ये जो है ये लेने के लिए बोलना। तो इस तरीके से आप जो चिकित्सा में जो बदल है वो आप कर सकते हैं। ओके। नापी नित्यम, नित्य दही नहीं लेना है, रोज दही नहीं लेना है। मंदम अन्यथा, कि मंद दही मतलब जो आधा जमा हुआ है। दही जब जमता है तो दही बनने के बाद में जो वेसल में वो रखा रहता है तो पूरा एक शेप में वो प्रॉपर उस तरीके से हिलता है। बट अगर वो उस तरीके का नहीं है, मीन्स उसका जो दही है वो आधा जमा हुआ है, मीन्स उसके जो पार्टिकल्स है वो स्कैटर्ड है, और एक शेप में आके वो बर्तन में उस तरीके से हिल नहीं रहा, मतलब वो मंद दही, आधा जमा हुआ दही है, तो इस प्रकार का जो दही है वो नहीं लेना है। ठीक। अगर ये जो नियम बताए हुए इसका पालन न करते हुए अगर आप दही का सेवन करते हैं तो क्या क्या हो सकता है, तो ज्वर, अश्रुक पित्त मीन्स रक्त पित्त, विसर्प, कुष्ठ, पांडु, भ्रम, ये जो है ये सारी चीजें जो है उत्पन्न, प्रदम मीन्स उत्पन्न हो सकती है। ठीक है। ज्वर में, शीत ज्वर और विषम ज्वर में दही लेने के लिए बोला है, लेकिन अगर दही सेवन का नियम जो है अगर उसका पालन नहीं किया तो ज्वर एज अ व्याधि हो भी सकता है, कि रक्त पित्त हो सकता है। विसर्प, कुष्ठ, ये जो शरीर के ऊपर जो दिखने वाली व्याधि है, कुष्ठ रोग, स्वगत विकार, ये जो है वो सारी चीजें वहां पर हो सकती है। नेक्स्ट, तक्र, तक्रम लघु कषायाम्लं दीपनं कफवातजित शोकोदरार्चु ग्रहणी दोषमूत्र ग्रहारुचिः प्लीह गुल्म घृत व्यापद गर पांडवामयांजयेत। तक्र जो है वो लघु होता है, कषाय रस का है, अम्ल रस का है, दीपन अग्नि का दीपन करने वाला, कफ और वात का शमन करने वाला, शोक उदर अर्श, ग्रहणी मूत्र ग्रह और अरुचि का नाश करने वाला। इवन जब आप उदर देखते हैं, उदर व्याधि में भी तक्र तक्र या फिर गोमूत्र सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर रखकर चिकित्सा में सिर्फ ये देने के बाद में फिर बाद में गोदुग्ध का सेवन, इस तरीके से आया हुआ है वर्णन। तो ऐसे कंडीशन में तक्र जो है वो अच्छा काम करता है। इवन अर्श में भी तक्रारिष्ट तक्र जो है, जहाँ पर किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता है वहां पर तक्र, देखिए अर्श का जो मस्सा है वो चला जाता है, तो वहां पर तक्र का सेवन आया हुआ है कि तक्र जो है वो अंदर घड़े में चित्रक वगैरह का लेप लगाकर फिर वहां पर तक्र जो है वो बनाकर उसका सेवन करना। तो ऐसे अर्श में आया हुआ है कि वो अर्श का मस्सा जो है वो जला देता है। गृहिणी में, इवन गृहिणी के भी रोग जो है वहां पर जैसे प्रकार से आया है कि अ, आपको अ, वृक्ष दही का सेवन करने के लिए बोला, उसी प्रकार से गृहिणी में वृक्ष तक्र मीन्स जिसका स्नेह निकाला हुआ है उस प्रकार का जो तक्र है उसका सेवन गृहिणी रोग का भी नाश करता है। मूत्र ग्रह और रुचि इसमें अच्छा है। प्लीहा गुल्म घृतजन्य रोग, घृत व्यापक मीन्स अगर आप स्नेह व्यापक पढ़ते हैं तो स्नेह व्यापक में वहां पर त्रिफला, तक्र, गोमूत्र वगैरह ये सब यूज करने के लिए बोला है। तो आपने इवन गुजराती देखे रहेंगे कि गुजराती लोग खाने में बहुत ही ज्यादा घी यूज करते हैं, लेकिन उनका एक टाइम पे छाछ मीन्स ताक जो है वो कंपल्सरी उनके खाने में होता है, कि इससे क्या होता है कि जो घी ज्यादा लेने की वजह से अगर कुछ तकलीफ होने वाला है तो छाछ लेने से वो कंपेंसेट हो जाता है, वहां पे काउंटर बैलेंस हो जाता है। इवन अगर कोई ऐसा इंसान है कि जो ऑयली फूड ज्यादा खाते हैं या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का रीजन जो है वो ऑयली फूड है, ज्यादा स्नेह सेवन, ये अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का रीजन है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ना जो है वो स्ट्रेस की वजह से भी होता है और ऑयली फूड की वजह से भी होता है। सो अगर कोलेस्ट्रॉल ऑयली फूड की वजह से बढ़ा हुआ है तो ऐसे लोगों में आप तक्र का सेवन करने के लिए बोले या फिर तक्रारिष्ट देना, तो ये जो है आप एज ए ट्रीटमेंट वो वहां पर यूज कर सकते हैं। सो विष और पांडु इसका भी नाश करने वाला जो तक्र है वो वहां पर यूज होता है। ठीक। नेक्स्ट,
तद्वन्मस्तु सरम श्रोतः शोधि विष्टम्भ लघु। ये जो दही का जो पानी है, दधी मस्तु मतलब क्या कि दही जब जम जाता है तो उसको आप एक वस्त्र में, एक कपड़े में अगर आप बांधते हैं और उसको निचोड़ते हैं तो उसका जो पानी निकलता है, दैट इज दधी मस्तु। फिर दही के ऊपर जो पानी जमा होता है तो वो दधी मस्तु है। तो ये जो दधी मस्तु सरगुण का है, जो दोष है उसको शरीर से बाहर निकालने वाला है, स्रोतस का शोधन करने वाला है। इस स्रोतस में जहाँ पर लिप्तता है, जहाँ पर आपकी जो चैनल है वो ब्लॉक हो गए, संतर्पण बहुत ही ज्यादा है, तो ऐसे लोगों में दधी मस्तु जो है वो यूज होता है। विष्टम्भ जित लघु, ये विष्टम्भ जित मतलब क्या कि जहाँ पर शरीर में विष्टम्भता है, मल जो है वो जमा हो गया, मीन्स कहीं पर उनकी संचिति हो गई है, तो ऐसे जहाँ पर कंडीशन है कि मल की संचिति है, पुरुष की संचिति है, मूत्र की संचिति है, तो जहाँ पर भी दोष संचिति ज्यादा है तो यहाँ पर उसकी जो विष्टम्भता है उसको अनुलोमन कर्म के द्वारा, सर्वगुण के द्वारा उसको बाहर निकालना जो है ये दधी मस्तु जो है वो करता है, और ये फिर से लघु गुण का है। नेक्स्ट, नवनीतम नवम वृषम शीतम वर्ण बलाग्निकृत संग्राही वात पित्ता सुख क्षयार्षोदित कासजित। नवनीत, नवनीत जो है ये अगर नव है मतलब नया फ्रेश बनाया हुआ है तो ये वृक्ष है, शीत गुण का है, वर्ण बलाग्निकृत, वर्ण बल इसको बढ़ाने वाला है, अग्निकृत अग्नि बढ़ाने वाला है, संग्राही है, वात पित्त का शमन करने वाला है, अश्रुक रक्त दोष का शमन करने वाला है, क्षय अर्श अर्दित और कासनाशक है। जब यहाँ पर वर्ण बल बढ़ाने वाला, वृक्ष कर्म करने वाला, इवन प्रेगनेंसी में भी जैसे मैंने आपको बताया कि पंचमे पयसा, पंचम मास में पयस लेने के लिए बोला हुआ है। फिर से गृहिणी गर्भिणी जो है उसको चतुर्थ मास में नवनीत का सेवन करने के लिए बोला हुआ है, जहाँ पर स्निग्धता, जहाँ पर मज्जा के ऊपर काम करना है, जहाँ पर शरीर का जो स्नेह कर्म जो है वो बढ़ाना है, वहां पर नवनीत जो है वो यूज करने के लिए आया हुआ है। नवनीत का जो काम है वो मज्जा के ऊपर ज्यादा है। जैसे हमने नारिकेल उदक पढ़ते टाइम पे हमने देखा था कि नारिकेल उदक इस नारियल है और जहाँ पर अंदर पानी है, तो कैसे बाहर का हार्ड कवरिंग और अंदर पानी में अस्थि और अंदर उसका जो अंदर जो पानी है उसको हम एज ए मज्जा, तो जहाँ पर जो नारियल जो ऐसे गणेश जी को चढ़ाते हैं जिसके अंदर पानी है, तो वो अस्थि मज्जा के ऊपर काम करने वाला, स्पेसिफिकली जो अंदर पानी है वो वाला। और जब वो सूखा नारियल हो जाता है जिसका पानी अंदर का सूख जाता है, बाहर का सिर्फ हार्ड कवरिंग ही बचता है जो ज्यादा हार्ड हो जाता है, तो उसका अस्थि के ऊपर काम ज्यादा है। तो इस प्रकार से कंसिस्टेंसी किस चीज का कैसा है, उसमें किस तरीके से चेंजेस हो रहा है, उसके ऊपर से उसका कौन से धातु के ऊपर कर्म ज्यादा होगा वो डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको दूध का बताया कि दूध जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, तो रस और रक्त मीन्स ये जो धातु में रस और रक्त जो है वो ये जो दो धातु है वो द्रव फॉर्म में ज्यादा है, तो उसके ऊपर दूध का काम ज्यादा होगा। ठीक, जब हम दूध का दही बनाते हैं तो दही मेद के ऊपर, मांस मेद के ऊपर काम ज्यादा करता है, ओके, मेद को बढ़ाता है। उसके बाद में जब उसका नवनीत बनता है तो नवनीत मज्जा के ऊपर काम ज्यादा करता है, ओके, बिकॉज उसमें स्नेह जो है वो ज्यादा आ गया, मज्जा क्या है वो स्नेह है, ओके। फिर जब हम उसका घृत बनाते हैं तो घृत बनने की वजह से वो सिर्फ और सिर्फ स्नेह स्वरूप है, तो शुक्र शुक्र जो है वो सारे धातुओं का स्नेह स्वरूप है, तो घृत जो है वो स्नेह मतलब शुक्र के ऊपर काम उसका ज्यादा हो जाता है। मीन्स क्या कि रस रक्त के ऊपर दूध का काम ज्यादा है, मांस मेद के ऊपर दही का काम ज्यादा है, मज्जा के ऊपर अस्थि मज्जा के ऊपर नवनीत का काम ज्यादा है, और शुक्र के ऊपर दही घृत का काम ज्यादा है। ठीक, तो इस प्रकार से उसमें संस्कार किस प्रकार का हो रहा है, उसमें चेंजेस किस प्रकार के हो रहे हैं, उसके ऊपर से उसका हर एक धातु के ऊपर काम कैसे होगा ये डिसाइड होता है, और इसके हिसाब से ही ये जो नवनीत वगैरह है वो काम करता है, वृक्ष शीत वगैरह जो गुण है उसके काम करता है। इसके आगे का हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे।